नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर आज शांति वार्ता हो सकती है, क्योंकि शांति वार्ता में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जिन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इशाक डार वहां पर पहुंचे थे। एक डेलीगेशन में उनके साथ यहां पर पहुंचा है और इस डेलीगेशन का स्वागत आसिम मुनीर ने किया। तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर इस वक्त आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो अब्बास अरागची यहां पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ बताया यही जा रहा है कि यूएस की तरफ से विटकॉफ और कुशनर आज इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और वो वहां पर अपनी बात वहां पर रखेंगे। लेकिन इस सब के बीच दो अहम डेवलपमेंट है, वो आपका जानना जरूरी है। पहला डेवलपमेंट ये जो व्हाइट हाउस की तरफ से आया है, और वो ये कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस स्टैंड बाय पर हैं, जरूरत पड़ी तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। लेकिन दूसरा जो डेवलपमेंट है वो ईरान की तरफ से है, वो ये कि इस दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले जो पहले पीस टॉक को डेलीगेशन को लीड कर रहे थे मोहम्मद बागेर गालिबाफ, ईरानी संसद के स्पीकर, उन्होंने इससे अपने आप को अलग कर लिया है। पीस टॉक के डेलीगेशन का जो लीड कर रहे थे उससे वो इस्तीफा दे चुके हैं। और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से यह साफ किया गया है कि डायरेक्ट और सीधी अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। अरागची इस्लामाबाद पहुंचे हैं वहां पर पाकिस्तान के अधिकारियों से बात करने के लिए। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस अहम मसले पर बात करने के लिए। संजीव, ओवरऑल एक अपडेट आपसे चाहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो कुछ भी होने जा रहा है, दो अलग अलग बातें जो कही जा रही हैं, उसका लब्बो-लुआब क्या नजर आ रहा है? संजीव, पहले आप। देखिए, बहुत आरजू मिन्नतें और बहुत इंतजार के बाद एक बैठक प्रस्तावित है, जिसके होने की संभावना अभी भी कयासों के दायरे में ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी युद्धबंदी को लेकर बातचीत अमूमन आमने सामने होती है, और जिसमें शुरुआती बातचीत भले ही मध्यस्थ के साथ हो, और उसके बाद जो अगली बातचीत होती है वो दरअसल अक्रॉस द टेबल होती है। यही एक अग्रीड फॉर्मूला होता है, जो कि पिछले यानी कि इस्लामाबाद राउंड 1 की जो बातचीत हुई थी उसमें देखी गई थी। लेकिन अगर आप इस बात पर नजर डालें कि इस बार का जो फॉर्मेट है वो बड़ा ही नायाब है। कहने का मतलब ये है कि अब्बास अरागची अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंच गए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में गालिबाफ नहीं है, स्पीकर जो कि ईरानी संसद के हैं, और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पिछली दफा वही ईरानी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। तो एक तो ये डिस्क्रिपेंसी पाई जा रही है, यानी कि यहाँ जो अग्री किया जाएगा उसको कितनी मान्यता मिलेगी, या फिर यहाँ पर अगर गालिबाफ नहीं है तो वो कौन लोग हैं जो कि इस बार प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, और क्या एक चेहरे के तौर पर सामने रखा गया है अब्बास अरागची को। और मेरा इशारा आप जानते हैं IRGC की तरफ है, जिसमें पूरी तरह से ईरान में इस वक्त सत्ता हथिया लिया है और उसके इशारे से ही सब कुछ हो रहा है। दूसरी बातचीत का मसला जो है वो तय हुआ पहले से जाहिर है, लेकिन शर्तें अपने आप में बहुत ही ज्यादा कड़ी है। एक कह रहा है कि आप नाकाबंदी हटाइए, बातचीत तभी होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा। दूसरा कह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद ही नाकाबंदी, और उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद ही नाकाबंदी हटेगी। तो उसमें कौन सा एक मिडिल पॉइंट है? तीसरी बातचीत यह है कि जब यहाँ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा उस वक्त जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल है वो मस्कट पहुंच चुका होगा। वो 3 देशों की यात्रा पर है, पाकिस्तान, ओमान और रूस। यानी कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे अमेरिकी, तब तक वो मस्कट पहुंच चुके होंगे ईरानी। तो ये कौन सी बातचीत हो रही है जिसमें कि एक दूसरे को अवॉइड करना भी है और एक दूसरे से बातचीत भी करनी है? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा व्यवधान है इसमें। 2 मुख्य कैरेक्टर जो कि जेडी वैंस और अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ नहीं है, तो क्या कैसे संभव हो पाएगा ये सब कुछ? बहुत ही कयासों के दायरे में बहुत सी बातें हैं, और इन बातों से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आउटकम है वो बड़ा संदिग्ध है। इसीलिए संदिग्ध है मकसूद, क्योंकि आपसी विश्वास जो है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न है, लेकिन दूसरी तरफ एक दबाव है, और वो जो दबाव है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदी को लेकर के, जो अब म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहा है। पहले तो ईरान बड़ा ही प्रसन्न था कि उसने बंद कर दिया था और उसके अपने जहाज निकल रहे थे, लेकिन आज की तारीख में अमेरिकन ब्लॉकेड की वजह से
दोनों तरफ से बंदी हो गई है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये दबाव जो है, इसी दबाव की वजह से बातचीत हो रही है, जो दोनों पक्ष फील कर रहा है। और देखना यही होगा मकसूद कि क्या ये दबाव आखिरकार कोई नतीजा लेकर सामने आती है। मकसूद, लेकिन एक तरफ गालिबाफ का ना होना, एक तरफ वैंस का स्टैंड बाय पर होना, इसको लेकर भी सवाल आगे बात करेंगे। दो खास लोग मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यहां पर मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर जगदीप दहिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूएस ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश में इस वक्त पाकिस्तान लगा हुआ है। यूएस डेलीगेशन से सीधी मुलाकात ईरान नहीं करेगा, यह ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है। इस्लामाबाद में यूएस और ईरान की अलग अलग बातचीत होगी, यानी कि कैसे। इससे पहले जो भूमिका ओमान निभा रहा था, या जो पहले दौर की वार्ता में कुछ वक्त के लिए देखी गई थी शुरुआती घंटों में, कि ईरान बात करेगा इस्लामाबाद में, चाहे वो आसिम मुनीर हो या बाकी और लोग हों। हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसमें बैठे और उसके बाद फिर बाकी और लोग होंगे। लेकिन ब्रिगेडियर दहिया, एक तरफ एक बार फिर से पीस टॉक और नेगोशिएशन के लिए बैठने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें और जो खबरें हैं वो ये कि तैयारियां भी जंग की हो रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से आवाजाही बढ़ रही है अमेरिकी विमानों की मिडिल ईस्ट में, तो क्या सामान पहुंचाया जा रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स वहां पर आ रहे हैं। ईरान भी कह रहा है कि हम इस जंग को और बेहतर तरीके से लड़ेंगे अगर ये सीज फायर खत्म होता है तो। ब्रिगेडियर दहिया। या मकसूद, डेफिनेटली ये जो सीज फायर का पीरियड है जो कि 8 अप्रैल से 2 हफ्ते के लिए अनाउंस किया गया था, इसका दोनों पक्ष की तरफ से पुरजोर तैयारी है। और ईरान की भी अपनी प्रोडक्शन लाइंस अभी कायम है। और वो भी जहाँ तक कि अंदेशा है कि अभी तक ईरान ने तकरीबन अपने उसके पास जो असला है, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है और जो ड्रोन कैपेबिलिटी है, उसका तकरीबन उसने 25 से 30% ही इस्तेमाल किया है। तो ईरान की जो 9 लाख की सेना है इंक्लूडिंग IRGC, वो भी पूरी तरह सक्षम है और पूरी तरह तैयार है। और ये जो बातचीत हो रही है, ये कोई, जैसा कि संजीव ने बताया, ये कोई बातचीत का तरीका नहीं है, कोई डायरेक्ट निगोशिएशंस नहीं है। और एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है कि जैसा कि बताया गया कि गलियाबी को आउट कर दिया गया है, वो भी इसलिए आउट किया है क्योंकि वो न्यूक्लियर कार्ड पे थोड़ा कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नजर आ रहे थे, इसलिए उनको इस वार्ता से अलग थलग कर दिया गया है। और जहाँ तक कि इस वार्ता की जब भी ये वार्ता होगी, मेरे को नहीं लगता कि ये जो वार्ता का जो ये फॉर्मेट अपनाया गया है कि अलग अलग, पहले अभी ईरान से बातचीत होगी, ईरान फिर उसके बाद चला जाएगा, फिर अमेरिका से बातचीत होगी, इससे कुछ मसला हल होता नज़र नहीं आता है। इसकी सफलता की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी भी अभी तक डिमांड्स रखी गई हैं और डिमांड पे जो बातचीत हुई है, उस पे ईरान की डिमांड्स पे कोई बातचीत होती नहीं है। सब अमेरिका अपना ही पक्ष बताता रहता है। वो अमेरिका का इस तरह से ईरान को धमका के, डरा के टेबल पे लेके आना कि भाई हमारी सारी डिमांड्स आप पूरी मान जाइए और बाकी आपकी बातों पे बाद में जिक्र होगा। जब तक कि ईरान को ये अंदेशा नहीं होगा कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी मानी जाएंगी, तब तक ये बातचीत का जो सिलसिला है ये इसमें कोई कामयाबी हासिल होती नज़र नहीं आ रही है। और साथ ही साथ दोनों की पुरजोर तैयारी है। और जब भी अब सबको यही चिंता है और सोच का विषय इस समय यही है कि अगर ये बातचीत फेल होगी तो ये उसके बाद क्या नतीजा होगा और ये बातचीत का दौर कब तक चलेगा। अभी USA ने भी, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया है कि हमने इनडेफिनेटली सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये तो एक तरह से उनकी हार ही है। अगर उनके इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, इतनी बड़ी ताकत है उनके पास, अगर वो डिसीजन फोर्स करना चाहते थे, ये लड़ाई। और सबसे बड़ा सवाल अभी उठ के आ रहा है कि ये लड़ाई का फायदा क्या हुआ, ये लड़ाई किस लिए शुरू की थी, वो जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने रखे थे उनमें से कितने ऑब्जेक्टिव अभी अचीव हो पाए हैं। अभी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बन गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के रखना। ये तो शुरू में दिए गए 5 ऑब्जेक्टिव में कहीं भी नहीं था। अब सारी लड़ाई आ गई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। और ये ईरान की अच्छी रणनीति थी कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो लीवरेज उनके पास थी उसका उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया और पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको एक आघात पहुंचा है।
पिज़्ज़ा मेरे साथ बनेगा सर। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाकिस्तान में शांति वार्ता के चलते सुरक्षा पुख्ता की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर पुलिस और रेंजर्स तैनात वहां पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जब दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, उसको लेकर भी बाकायदा एडवाइजरी वहां पर जारी कर दी गई थी और तमाम चीजें वहां पर हो रहा था। ये सब हमने देखा है। लेकिन इस सब के बीच लगातार जिस तरह की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसको लेकर एक सवाल अपने आप में जरूर है। बहरहाल इस्लामाबाद और आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि आज विटकॉफ और कुशनर के भी इस्लामाबाद पहुंचने की वहां पर उम्मीद की जा रही है। बाकायदा जेडी वांस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन की तरफ से वहां पर कहा गया है। लेकिन यूके देवनाथ सर, जिस तरह की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन सब अपने अपने रुख पर कायम हैं। ये शांति वार्ता क्या मुमकिन हो पाएगी डायरेक्ट? क्योंकि अभी तक तो ये इनडायरेक्ट ही होने का चल रहा है। इससे पहले युद्ध की तैयारियां भी वहां पर हो रही हैं दोनों तरफ से। एक और बात ये कि एक तरफ वांस स्टैंड बाय पर है, गालिबाफ आ नहीं पाएंगे, वो इस्तीफा दे चुके ना। इट्स योर टेक। जी हाँ मकसूद, हो ये रहा है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नियम है। उस नियम के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया में कहीं पे भी इमरजेंसी की स्थिति में 60 दिन के लिए अपने फौजों को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इस नियम को मान लिया जाए तो 28 फरवरी को अमेरिका ने बमबारी चालू की थी। तो 60 दिन की जो मियाद है वो अब समझिए 28 अप्रैल को खत्म हो रही है। तो उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की कांग्रेस के सामने जाना पड़ेगा और फिर से एक मसौदा पेश करना पड़ेगा कि उन्हें इस युद्ध को 60 दिन के आगे चलाने की अनुमति कांग्रेस दे। अब वहां जो डेमोक्रेट्स हैं वो जाहिर बात है इस प्रपोजल के खिलाफ वोट करेंगे। कुछ रिपब्लिकन्स भी हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप से परेशान है, हैरान है, वो भी शायद क्रॉस वोटिंग कर दें। ऐसे में अब शायद डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रस्ताव पास ना हो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी माहौल बना रहे हैं अपने लो लेवल डेलीगेशन। देखिए जेडी वांस नहीं है, लो लेवल डेलीगेशन गया है। स्टीव वाइटकॉफ और कुशनर दोनों ही कुछ भी नहीं हैं देखा जाए तो पॉलिटिकल एंगल से या डिप्लोमेटिक एंगल से। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन पार्लियामेंट के सामने, कांग्रेस के सामने बोलना चाहते हैं कि देखिए मैंने बहुत कोशिश कर ली ईरान से बातचीत करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ये बोलना चाहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को बहुत मौके दिए, ईरान है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अमेरिका की कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप को ये अनुमति दे कि वो युद्ध को 2 महीने के आगे यानी 28 अप्रैल के बाद भी जारी रख सकें। ये डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर प्लान है कि वो एक फेवरेबल ग्राउंड पेश कर रहे हैं जब वो कांग्रेस को एड्रेस करेंगे अपने प्रस्ताव के पक्ष में। जी। लेकिन इस सबके बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने दावा किया है कि विटकॉफ और कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन यूएस से बातचीत करना चाहता है ईरान। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। स्टैंड बाय पर है जेडी वांस। संजीव, अब सवाल इसी को लेकर, वांस स्टैंड बाय पर है और सवाल अब ये भी इसको लेकर भी हो रहा है कि इस बार वांस आ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि हर घंटे तो उन्हें अपडेट करना रहता है। अमेरिका के अंदर क्या कुछ चल रहा है? ट्रंप के खिलाफ एक और प्रस्ताव आया था, उनके अधिकार, उनकी शक्तियों को कम करने का लेकर, वो प्रस्ताव भी गिर गया। अब जैसा कि यूके देवनाथ सर कह रहे थे कि 28 अप्रैल से पहले उनको जाना होगा युद्ध को अगर आगे बढ़ाना है तो, क्योंकि वो 60 दिन वहां पर पूरे होने जा रहे हैं। देवनाथ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं और एक अनुमोदन जरूरी होता है। पर आप भी जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को इतना पावरफुल बनाया गया है, इतना मजबूत बनाया गया है कि उसके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। वो किसी तरह से सर्कमवेंट करता है इन सिचुएशंस को और वो अपनी बात को कायम रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति आज की तारीख में युद्ध खत्म करना चाहते हैं। वो न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन्स है बल्कि सैन्य रीजन्स भी हैं, सामरिक रीजन्स भी हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है ये युद्ध। जाहिर है कि ये युद्ध खत्म हो तो अमेरिका का फायदा है और पूरी दुनिया का फायदा है और ईरान का भी फायदा है। लेकिन अपनी शर्तों पर अगर इस युद्ध को खत्म नहीं किया तो फिर जैसा कि बताया जा रहा था, फायदा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव्स आखिरकार कौन से मीट हुए, ये तमाम प्रश्न हमेशा रह जाएंगे। यानी कि अपनी शर्तों पर खत्म करना आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है। आपने पूछा कि आखिरकार इस तरह के लो लेवल डेलीगेशन को भेजने से मकसद क्या हासिल होगा। जेडी वांस
अगर स्टैंड बाय पर हैं तो वो आ क्यों नहीं सकते इस्लामाबाद। देखिए इसी बीच ईरान में बहुत बड़ा एक अंतर आ गया है। ईरान में ये अंतर आया है कि वहां आईआरजीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था पहले से थी, जो सीधे आयतोल्ला खमेनी के निगरानी में काम करती थी, और ईरान में राष्ट्रपति या विदेश मंत्री इन सबों की वो रसूख नहीं होती है जो हमारे देश में होती है। वहां का लोकतंत्र जो है वो अलग तरीके से फंक्शन करता है, अगर उसे लोकतंत्र कह सकते हैं तो। और वहां पर जो सबसे बड़ी बॉडी होती है वो आईआरजीसी होती है। आज की तारीख में अहमद वाहिदी आईआरजीसी के प्रमुख है और वो सबसे पावरफुल नेता है, और उन्होंने एक परसेप्शन दिया है देश को कि दरअसल इस तरह की जो बातचीत हुई है इस्लामाबाद राउंड 1 और उसके पहले की जो बातचीत जनेवा में हुई थी, उसमें ईरान का कमजोर पक्ष सामने आया है। हमें अपने स्टैंड पे कायम रखना है, अमेरिका को झुकाना है। और इस अंदाज में जब वो बातचीत कर रहे थे तो गालिबाफ जो कि वहां के बड़े सीनियर नेता अब रह गए हैं स्पीकर, उनके डिफरेंसेस हुई हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस टीम से जो कि वार्ता करने आई। और इस कारण से अब अरागची जो उनके जूनियर थे वही सबसे प्रमुख रह गए हैं। लेकिन अरागची के नीचे जो प्रतिनिधिमंडल है वो सब आईआरजीसी कमांडर्स का है, जो इस्लामाबाद में पहले भी आए थे, और उन्होंने अपना रुख बहुत ही कड़ा कर रखा है। उस कड़े रुख के जरिए कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा ये बहुत ही संदिग्ध है, और इसी कारण से वो यहाँ आए हैं और यहाँ से चले भी जाएंगे बिना बातचीत को अंजाम दिए हुए। अब देखिए पाकिस्तान की एक भूमिका, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है मकसूद, क्योंकि पाकिस्तान वो एक ऐसा लाइट वेट देश है जो इन दो देशों को युद्ध लड़ने से रोक नहीं सकता है। उसने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि पिछले 15 दिनों से पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया है। वहां पर सप्लाईज बहुत कम है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई विदेशी आगंतुक आकर के हमारे देश में बातचीत करेंगे तो वहां इस्लामाबाद रावलपिंडी की जनता परेशान है, तमाम चेकिंग, बड़े ट्रक्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी परिस्थितियों में केवल इंटरनेशनल रसूख बढ़ा के कुछ पैसे और हासिल कर ले लिया जाए कर्ज के तौर पर, पाकिस्तान की ये मंशा है। पाकिस्तान की अगर ये मंशा होती कि युद्ध को खत्म किया जाए तो अप्रोच दूसरा होता। यानी कि पाकिस्तान की भूमिका भी अपने आप में संदिग्ध है, कभी वो मध्यस्थ बन जाता है, कभी वो दूत बन जाता है। इस कारण से भी नतीजे आएंगे इस बात की संभावना कम है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, जेडी वैंस को बात करने के लिए गालिबाफ चाहिए। देखिए इक्वालिटी होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक पैरिटी होनी चाहिए। पिछली दफा हाथ मिलाया था दोनों ने, गालिबाफ ने और वैंस ने, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई थी इस्लामाबाद राउंड की। इस बार तो आमने सामने आने का कोई मसला ही नहीं है, लिहाजा ऐसी बातचीत से हम क्या उम्मीद रखें सिवाय इस बात के कि एक दबाव है दोनों पक्षों पर कि युद्ध को खत्म करिए। क्या वो दबाव कामयाब होगा? क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर ये दबाव है, हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव है, और मतलब देखना यही पड़ेगा कि ये दबाव काम कर पाता है या फिर ये फिर से मामला भीषण युद्ध और विनाश की तरफ बढ़ता है। मकसूद बिल्कुल, पूरी दुनिया पे न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश बल्कि यूरोपियन यूनियन भी लगातार जिस तरह से लगातार क्राइसिस का जिक्र कर रहा है एनर्जी को लेकर, तो वो दबाव भी एक क्या दोनों को शांति वार्ता के लिए साथ लाने को मजबूर वो कर रहा है। लेकिन इस सबके बीच यूएस से सीधी बातचीत का अनुरोध नहीं किया है। ईरान की तरफ से ये साफ किया गया है, उसने खंडन किया है उन तमाम बातों का जो अमेरिका की तरफ से कही गई। अमेरिका अपनी शर्तों को फौरन वापस ले, युद्ध की मौजूदा स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका ले, ये ईरान की तरफ से साफ यहां पर कहा गया है। ब्रिगेडियर दहिया, ईरान अपने रुख पर कायम है और उसको जो एज दे रहा है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी दे रहा है, और बाकी और सिचुएशन इस वक्त जो नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ सीजफायर बातचीत की लगातार बात करना, दूसरी तरफ जंग की तैयारियां भी करना, क्या दुनिया और ज्यादा क्राइसिस में इंटर करेगी अगर ये सीज फायर टूटा तो? देखो डेफिनेटली अगर ये सीज फायर टूटता है तो अभी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो ट्रैफिक चल रहा है वो बहुत कम ट्रैफिक है। ईरान के ट्रैफिक को यूएसए ने ब्लॉक कर रखा है, और बाकी खाड़ी के देशों को जो ट्रैफिक है उस पर ईरान उसको ब्लॉक कर रहा है, और कुछ एक हमारे शिफ्ट पे भी हमला हुआ है। और ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है अगर ये युद्ध की दोबारा से युद्ध शुरू होता है। लेकिन इस युद्ध को दोबारा शुरू करने के लिए भी क्या ऑब्जेक्टिव्स, नए ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएंगे? क्योंकि अभी तक यूएसए की जो रणनीति रही थी वो थी कि भाई यूएसए इजराइल की कि भी ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म किया जाए, उसकी जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म किया जाए, उसके लॉन्चर्स को ख़त्म किया जाए, उसके एंट्रिच्ड यूरेनियम पर कब्जा किया जाए। ये सब कुछ तो हो नहीं पाया इतना बड़ा युद्ध करके, और इससे ज़्यादा इसके अपस्केल करके उन्हें और क्या मिलेगा? अब जहाँ तक कि
अप स्केल की जो बात आती है उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जो अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं करना चाहेंगे वो है कि बूट्स ऑन ग्राउंड भेज दें। अब बूट्स ऑन ग्राउंड की दुनिया बहुत बात करती है, लेकिन ये बहुत बड़ी मुश्किल ऑपरेशन है। ईरान का जो भूगोल है, ईरान की जो ज्योग्राफी है, वो सारा कोस्टल इलाका जो है, कोस्टल इलाका पे सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ईरान ईरान जैसे कि हमारे तरफ एक हिमालय है चाइना और हमारे के बीच में, उसी तरह कोस्टल में उसके बहुत बड़े पहाड़ हैं। सिमिलरली कैस्पियन सी की तरफ से भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो और पहाड़ों में लड़ाई करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, जिसके अंदर की अगर नॉर्मल प्लेन में अगर आपको जो सालों औसतन तक अफगानिस्तान में रहने के बावजूद आखिरकार छोड़कर जाना पड़ा ना। डेफिनेटली तो पढ़ा अगर ये, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो अमेरिका ट्रूप्स कमिट करेगा ग्राउंड पे। लेकिन ये जो असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है कि ना बातचीत हो रही है, और जैसे कि अमेरिका को बहाना मिल रहा है कि भी हम ईरान से बोल रहे हैं कि वो हमारी बात डिमांड्स को मान ले, तो इसलिए हम उनको मौका दे रहे हैं, हम इसको जो सीज फायर है इसको इनडेफिनेटली इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो इसमें भी अमेरिका की बहुत बड़ी कमजोरी नजर आती है। और जैसे जैसे ही दिन बीतते जाएंगे, अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बाकी मुल्कों से खराब होते जाएंगे। यूरोपियन यूनियन से उनके रिश्ते बिल्कुल जो लो पॉइंट पे हैं, बाकी देशों से भी उनके रिश्ते बड़े लो पॉइंट पे हैं। तो इसमें अमेरिका को ना सिर्फ मिलिट्री डिफीट नजर आ रही है, उसको एक डिप्लोमेटिक डिफीट भी नजर आ रही है। इसलिए हाँ, क्योंकि उनके सामने एक एनर्जी क्राइसिस वहां पर ज्यादा नजर आ रहा है। इमैनुअल मैक्रो लगातार बोल रहे हैं, मेलोनी लगातार बोल रही हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जब इस तरह के बयान आएंगे तो फिर ये इस पूरे दबाव का असर क्या होगा। और लगातार स्पेन तो खुलकर बोल ही रहा है, वहां तो वो तो चीन के साथ उससे प्रधानमंत्री बाकायदा एक लंबी मीटिंग वहां पर करके आ गए दौरे में। आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूएस का चीनी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर प्रतिबंध। अमेरिका की तरफ से 40 चीनी शिपिंग कंपनियों को निशाना बनाया गया है। इस बैन के तहत ईरान में मौजूद कई जहाजों को भी निशाना बनाया। यूएस के प्रतिबंध से ईरान को अरबों डॉलर के नुकसान का दावा अमेरिका की तरफ से जाहिर तौर पर किया जा रहा है कि जो ब्लॉकेड हमने किया है, और न सिर्फ ये ब्लॉकेड उसकी तरफ से जारी रहेगा, बल्कि तमाम अब जो चाइना चूंकि एक सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना करता है ईरान से अपनी फ्यूल का, तो वो भी उस पर भी अब बैन करना अमेरिका यानी कि आर्थिक तौर पर ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कितना कमज़ोर हो पाएगा ईरानी सवाल है। देवनाथ सर, ये जो सब कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह स्थिर हैं, नतीजा फिलहाल कोई नज़र आ नहीं रहा। जी हाँ मकसूद, जब भी अमेरिका चीनी कंपनीज के ऊपर बैन लगाता है तो ये पहली बार हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र में चीनी शिपिंग कंपनीज के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। तो देखना पड़ेगा कि चीन की सरकार का क्या रेस्पॉन्स होता है। जाहिर बात है चीन अपने शिपिंग कंपनीज को तो मना करेगा नहीं, वो उनको एनकरेज करेगा कि वो चीन से आए, खाड़ी देशों में जाएं, कच्चा तेल लेकर वापस जाएं, खासतौर से ईरान से चीन लगातार पिछले 6-7 साल से कच्चा तेल लेता रहा है। ईरान के ऊपर कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने का बैन अमेरिका ने 2018 में लगाया था, और 2019 के बाद से दुनिया के ज्यादातर देश ईरान से कच्चा तेल का आयात नहीं कर रहे हैं। भारत भी ईरान से 2019 के बाद कच्चा तेल का आयात नहीं कर रहा है। सिर्फ चीन एकमात्र देश था जो कि ईरान से कच्चे तेल का आयात कर रहा था। ईरान की लेकिन जब बीच में 1 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया था ट्रम्प की तरफ से, तो फिर तो बाकी और लगातार लोग चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं रूस या उससे तेल ले लिया जाए। एक बड़ी खबर सर, आगे बढ़ने से पहले बता दें, फिर वाइंड अप पर जाना होगा। ईरान में रहने वाले अपने नागरिक निकालेगा चीन। चाइना ने बाकायदा नागरिकों के लिए एग्जिट नोटिस जारी कर दिया है। चीन के पास कुछ विशेष जानकारी होने का अंदेशा है और सवाल इसी को लेकर था। यूके देवनाथ सर प्लीज आप कंप्लीट कर सकते हैं 30 सेकेंड में। तो सबसे बड़ा रेस्पॉन्स देखना पड़ेगा कि चीन की सरकार क्या करेगी। जाहिर बात है वो नेवी तो नहीं भेज सकती, चीन की पीएलए नेवी को तो नहीं भेज सकती है अरब सागर या ओमान की खाड़ी में, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट डेफिनेटली लॉन्च करेगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से जो मुलाकात मई के महीने में करने की योजना बना रहे थे, वो भी खटास में पड़ती हुई नजर आ रही है। जी
बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, नजरें बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आगे और अपडेट इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24।